अपने सेशन में क्या बात की थी? क्या आप लोग मुझे कोई बताएगा कि मैं बताऊं? ठीक है, तो मैं बताती हूँ आप लोग को। पिछले हम लोगों ने एपिसोड में हम लोग आह भाषा के बारे में बातचीत कर रहे थे। और उसमें क्या क्या नहीं करना था, क्या क्वालिटीज होती है, उसको हमें कैसे यूज करना है। कैसे करना है वो तो नहीं बताया, बट क्या क्या क्वालिटी होती है और उस क्वालिटी को इनबिल्ट होने में या उसको प्रोग्रेस होने में क्या रुकावटें आती हैं, वो प्रिकॉशंस के तौर पर हमें हमारे तो वैसे हमें इन्फॉर्म किया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि इस चीज को और ज्यादा अच्छे समझने के लिए उन्होंने 7 किसानों की स्टोरी दे रखी हुई है। 7 किसान में से कौन कौन है? तो ये खुद कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे स्टोरी सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भाषा थोड़ी आसान हो सकती है आप लोगों के लिए। कह रहे हैं कि एक समय में 7 किसान रहते थे, सभी के पास अपनी अपनी संपत्ति थी, उत्पत्ति थी, और खुद अपना विकास करते हुए दूसरों का विकास करते थे। और कह रहे वे अपने घरों में स्वतंत्र भाव से रहते थे, मतलब फ्री रहते थे, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था किसी भी चीज का। और जब वे अपनी शक्तियों को संगठित करते तो अपने आप को बहुत अधिक शक्तिशाली और समर्थ महसूस करते थे। और सबने मिलकर एक प्रोसेसिंग सेंटर की शुरुआत की। जो ये प्रोसेसिंग सेंटर है, ये थोड़ा मेन वर्ड है, क्योंकि जो हमारी भाषा है वो भी हमारे डिवाइन प्रोसेस सेंटर से ही आती है। तो इनके पास भी अपना एक सेंटर है जहाँ पे अपना ये काम करते हैं, सब लोग मिलकर काम करेंगे। अगर उनमें से एक किसान उसकी देखभाल करेगा, और सबने ऐसा सोचा। तो अब ये पहले किसान की बात कर रहा है। कह रहे हैं कि वो बहुत लंबे भुट्टे उगाता था, उसके भुट्टे बहुत रसीले होते थे। और जब फसल काटने का समय होता था तो वह खेत में जाकर एक बार सारी फसल काट देता था, जिसके बाद उस फसल को गाड़ियों में डालकर सेंटर तक उसे वो पहुंचाता था। फिर उस केंद्र में, यानी कि वहां वहां उस सेंटर से भुट्टों को वो लोग प्रोसेस करते थे। और कुछ डिब्बों में या तो भर के रखा जाता था, नहीं तो कुछ वो बांध करके रखा जाता था, और नहीं तो कुछ पार्ट्स को वो फ्रीज कर दिया जाता था, और कुछ को बाजार में बेचने के लिए सुखाया जाता था। तो इस तरीके से ये पहले किसान ने ऐसा किया। और कह रहे हैं कि जब दूसरा किसान, अब ये दूसरे किसान की बात कर रहे हैं, करे वो स्ट्रॉबेरी उगाता है। अब स्ट्रॉबेरी साल भर में एक बार उगाई जाती है, उसकी बहुत मोटी और अच्छे से उसमें एक रस वाला उसने फल अपना उगाया। और बोला कि आसपास जो खरपतवार होती थी वो उसको निकाल देता था, और मतलब अच्छे से देखभाल करके सेम प्रोसेस करता था। जो चाहिए था वो अपना यूज करता था, बाकी वो प्रोसेस सेंटर में जा करके उसको भी बेच देता था। ऐसे ही थर्ड किसान है, वो तरबूज उगाते थे। और वो बहुत प्यार से अपने तरबूज को उगाते थे। जो सेकंड वाले किसान थे वो बहुत केयर करते थे, साल भर में एक ही करते थे वो। और जो आसपास कीड़े थे, खरपतवार थे, उनकी फसल खराब ना हो, बहुत केयरफुली उसी से काम करते थे। जो थर्ड किसान है, वो अद्भुत तरबूज उगाते थे। और दूसरे किसानों की तरह वह भी अपने फसलों को बहुत प्रेम देते थे। वो श्रद्धा से हर दिन खेत में जा करके अपने देखते थे उसमें क्या सही आया क्या सही नहीं आया है, और उसको पूरा जांच पड़ताल करते थे। और उसके बाद फिर जो तरबूज उनको चाहिए था वो अपना यूज करते थे, बाकी जो प्रोसेस सेंटर में जाएगा वहां भेजते थे। और जो उनको कोल्ड स्टोरेज में करना है वो उसको अपना रख लेते थे। अब इस तरीके से 3 किसान करें। फिर ऐसे ही हमारे सरकारी तरकारी उगाने वाले किसान ने किया। फिर गाजर वाले ने भी ऐसे किया। और इस तरीके से प्याज उगाने वाले भी किसान ने ऐसा किया। और कह रहे हैं कि फिर एक 7वां किसान था जिसने मुर्गी के बच्चों का पालन पोषण किया। मतलब कि 6 किसान ने अपने फसलों की कैसे उसको उगाना है, क्या करना है। और कई कई उन्होंने बीच में मजे भी लिए हुए हैं। जैसे जिस किसान ने प्याज उगाया हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि जब वो प्याज पकवान में उपयोग किया जाता है तो वो स्वाद लाएंगे। और ये हमारे तुबैस बता रहे हैं, उस किसान के माध्यम से। मतलब तुबैस को पता है कि हमारे फूड में प्याज पड़ता है तो वो स्वाद लाता है। तो यानी कि हम सब ध्यान प्याज खा सकते हैं, सिर्फ लहसुन नहीं खा सकते हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं कि उनके द्वारा उगाए गए प्याज इतने बड़े और रसीले होते थे, केवल उनकी आंखों में ही आंसू नहीं आते थे, उन्हें खाने वाले लोगों के में भी आंखों में आंसू आते थे। और समय आने पर किसानों की तरह उसने भी सेम चीज करी, जो चाहिए था वो अपना रखता था, बाकी सेंटर में भेजते थे। और वहां से भी अगर कुछ बचता था तो कोल्ड स्टोरेज, जो भी उनका प्रोसेस था वो कंप्लीट करते थे। फिर ऐसे ही वो 7वें किसान के पास आए, और अपने केंद्र की वो देखभाल करता था। वह मुर्गी के बच्चों को पालता था, और मुर्गी के बच्चों को बहुत इज्जत और सावधानी के साथ देखभाल करता था। और उनकी मुर्गियां खुशी से हर बार अंडे देती थी।
और हर दिन किसान अंडों को चुनकर सेंटर तक लेके जाते थे। थोड़ा मुझे ये कम अच्छा लगा, क्योंकि अब हम लोग ध्यानी हो गए तो मुझे पता है कि चीज नहीं करनी चाहिए। तो खैर एनीवे, तभी ट्रेंड में रहा होगा, किसी को इतना नहीं मालूम होगा। तो ये ऐसा करते थे। और कह रहे कि एक बार उन किसानों ने एक नई तरह की प्रक्रिया मशीन के बारे में जानी। मतलब अब तक जितने भी किसान थे वो सारे किसान अपने जो पुरानी पद्धति थी उस तरीके से वो सारी चीजों को कंप्लीट करते थे। तभी उनमें से एक किसान ने क्या जाना कि कुछ नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, चलो उसको यूज किया जाए। तो वो जाते हैं और सेंटर जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी आ रही होती है, वो उन लोगों से पूछते हैं कि ये कैसे है क्या है, उनसे कांटेक्ट करते हैं, फिर उसको अपने जहाँ पे उनका खेत है वहां उसको प्लांट करवाते हैं। और कह रहे हैं कि उन लोगों से मिल करके वो पूछते हैं कैसे क्या, अगर यंत्र था तो वो यंत्र को भी खरीदते हैं, और यंत्र खरीदने के बाद उसको कैसे यूज करना है वो सीखते हैं। फिर उनके पास क्या बोलते हैं, हाई स्पीड और हाई टेक्नोलॉजी काम करने वाली भी मशीन आई। पहले छोटी मशीन खरीदे थे, बाद में फिर हाई टेक्नोलॉजी की मशीन आई। फिर इन्होंने क्या किया, लास्ट में इंटरनेट सिस्टम लगवा दिया। पहले मशीन यूज किया, मशीन के बाद इंटरनेट सिस्टम लगवाया। उससे क्या हुआ, किसान जो है डायरेक्ट एक्सपर्ट से क्वेश्चंस पूछते थे कि हम बीज कब उगाएं, कब अधिक चीजें हमारी और अच्छी हो पाएंगी, खेती हमारी डबल ट्रिपल कैसे देगी। और कह रहे थे कि इसके अलावा जब ये सिस्टम आ गया तो उनको बहुत आसानी हो गई। पहले स्टार्टिंग में सबको बहुत प्रॉब्लम होती थी, और किस तरीके से वो क्या करेंगे, यहाँ तक कि अब वो डायरेक्ट जो पहले कुछ चीजें रखते थे फिर स्टोर करते थे फिर गाड़ी में लाद करके तब सेंटर में भेजते थे, वो सारा प्रोसेस एक ही बार में हो जाता था। तो यानी कि बहुत उनका टाइम बच गया, और उत्पत्ति बहुत ज्यादा होने लगी। और एक्सपर्ट से मिलते थे तो उनको जो मान लो इन्वायरमेंट में कुछ फेरबदल है तो उसकी भी जानकारी उनको आसानी से मिलती थी। और इस तरीके से उनका वो बहुत सुंदर आगे उनका जो खेत का बढ़ने लगा। फिर ये हमें हल्का सा अब बता रहे हैं कि जब इन्होंने इस इंटरनेट सिस्टम को लिया ना, तो कुछ लोगों को तो पसंद ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो लोग ओल्ड एनर्जी में थे, उनको मतलब पुराने पद्धति बहुत इजी लगती थी। सेकंड क्या था, कुछ लोगों को लगता था कि अरे ये तो मतलब सिस्टम वाली बात है, इंटरनेट कैसे हम यूज करेंगे, आएगा कि नहीं आएगा, कितना टफ है। कभी कभी वो चीजें बहुत परेशानी भी उन लोगों को देती थी, तो बहुत दिक्कत आती थी उन लोगों को। लेकिन वो लोग फिर हिम्मत नहीं हारे और ट्राई किया उन्होंने। और कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों को सिर्फ गाड़ी में सामान डालने में अच्छा लगता था, और इंटरनेट के साथ बैठना या उनकी टेक्नोलॉजी को पढ़ना समझना वो पसंद नहीं आता था। लेकिन फिर भी जब जब कोई एक लोग तैयार होते हैं तो फिर सभी लोग उसी में आ जाते हैं। तो सेम ऐसा इनके साथ हुआ, बहुत सारी इन्होंने मुश्किलें देखी, और अंत में इन्होंने स्पीड पकड़ ली। जब स्पीड पकड़ ली तो प्रोसेस में पूरा अच्छे से आ गया। तो वो यही कह रहे हैं कि जब एक नया तरीका आता है तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो अभी जो हमने स्टोरी बताई हुई है सारी, अभी इस स्टोरी में हुआ क्या कि ओल्ड एनर्जी के फार्मर न्यू एनर्जी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी लेकर के वो सारी चीजें करने लगे जो बहुत असंभव थी। उन्हें उन्हें मतलब जो डर का सामना था उन्होंने डर का सामना किया, वहां जाके देखा कि क्या हो सकता है, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करी। मतलब इन्होंने बहुत सारी चीजों को क्रॉस किया। तो वही वो कह रहे हैं कि जब हम आह भाषा सीखने जाते हैं तो ये 7 किसानों की स्टोरी जिस तरीके से उन्होंने किया वो हमारे में काम आएगी। मतलब कि वो इशारा कर रहे हैं कि कोई भी चीज नई सीखने में समय लगता है। बहुत सारे आपके मन में जो क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं, फियर आते हैं, उसको पार करना पड़ता है। अभी कह रहे हैं कि बहुत से लोगों को आ भाषा सीखने की बहुत चाह होने लगी। कह रहे हैं कि हमारे मानव अनुभव में हम जिस तरीके से उपयोग कर रहे हैं आ भाषा उसके भीतर से आती है। अब वो हम लोग कई बार ये बात कर चुके हैं कि आ भाषा हमारे अंदर से ही आ रही होगी, आ रही है। और कह रहे हैं कि ऊर्जा क्षेत्र के बाहर नहीं है, वो हमारे हृदय चक्र में भी नहीं, हमारे पैर में भी नहीं, आ भाषा हमारे मानव इंद्रियों के द्वारा आती है। यानी कि जो हमारे आंख कान नाक ये जो सेंसेस है इन्होंने बोला है कि इससे आती आ भाषा हमारी। और कह रहे हैं कि आ भाषा भी अपने आप में एक भाषा है, लेकिन वह मानव लेकिन वह मानव अनुभव में मुख्य अंग और बिंदु द्वारा आती है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन और एक पर्टिकुलर पॉइंट से आती है। और कह रहे कहीं दूसरी जगह से आने की उसमें हिम्मत नहीं है।
हम जिसके आदी हो चुके हैं और जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उसी से बाहर आती है, और जिसकी वजह से हमारी जो प्रेजेंट दिव्य भाषा है उसमें बैलेंस बना रहता है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर आ भाषा कहीं और से आ रही होती तो जो हमारा सुनने का, बात करने का तरीका है उसमें वो डिसबैलेंस हो जाता, क्योंकि उस ऊर्जा को संभालना, फिर अपनी बॉडी संभालना बहुत प्रॉब्लम होती। तो वो क्लियर कर रहा है कि जो हमें ऑर्गन्स दिए गए हैं वो उसी ऑर्गन से हमारी आ भाषा आएगी। अब कह रहे हैं कि 7 इंद्रियां, मतलब कि अभी आ भाषा को 7 इंद्रियों में कैसे कैसे उसमें क्या क्या होता है वो दिखाएंगे। तो पहला है कान। कह रहे हैं कि कान जो है जिससे हमको सुनाई, तो हम सबको पता है, और कह रहे हैं कि नए तरीके से अब वो सुनाई देगी। मतलब कि जो हमारे कान हैं और हम जैसे पहले सुनते थे वैसा जब आ भाषा आती है तो वैसा नहीं, कुछ अलग तरीका लेकर के आती है। कह रहे आ भाषा के समूह के साथ हम बैठे होते हैं, शायद एक व्यक्ति के साथ बैठे होते हैं और हम उनकी बातें सुनते हैं, लेकिन हम जैसे ही हमारे श्रवण द्वारा आ भाषा आती है, उसका विस्तार है होता है, वैसे वैसे नई श्रवण इंद्रियां हमें महसूस होती हैं। जैसे केवल जो लोग हमारे आसपास है वही नहीं सुनाई देते हैं, उनकी बातों के बीच में कुछ और भी सुनाई देता है। शायद वही जागरूकता हो सकती है या एक गहरा आवाहन हो सकता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जब कोई इंसान बात करता है तो बात में जो भाव आप देख पाओगे, आ भाषा बहुत इजी है, जितना मैं बाद में आप समझ पाई हूँ। वो एक सेंसेस है। जैसे कुछ बात हो रही है तो उस बात में इंसान जिस फ्रिक्वेंसी में रहता है वो उसी को समझता है। लेकिन अगर आहा भाषा वाला इंसान है तो उस सुनने की चीज को कुछ अलग सुनेगा वो। ये समझाऊं मैं कैसे? जैसे कोई इंसान क्रोध में है, सपोज बहुत गुस्सा है उसको, और अगर आप आ भाषा वाले व्यक्ति हैं तो आप क्रोध के पीछे जाकर के सारा इमोशंस देख पाएंगे कि वो क्रोध के ऊपर आपको एक्शन करना है कि नहीं करना है, वो अपनी पीड़ा से बोल रहा है या अपनी ईर्ष्या से बोल रहा है। मतलब वो जिस भाव में बोल रहा है गुस्से को, अगर आप आ भाषा के एक्सपर्टीज हैं तो आप उसकी गुस्से को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। आई थिंक मैं सही समझा पाई हूँ। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी हमारी आंख वाली बात करते हैं वो, चक्षु में आती है बात। कह रहे हैं कि जैसे अब ये सेम वही चीज कहें, जैसे कोई परिस्थिति आ गई, अगर वो आह भाषा वाला परिस्थिति इंसान होगा तो वो बहुत ठहर के देखेगा कि क्या परिस्थिति आई है, किस तरीके से आई है। अगर एक आम इंसान होगा तो वो शोर मचाएगा, भगवान को क्या बोलते हैं, गुस्सा करेगा, या जो भी हम ऑलरेडी करते आए हैं। लेकिन अगर आह भाषा वाला व्यक्ति है, यानी कि जिसने साधना कर रखी है, जो साधना प्रैक्टिस करता है, क्योंकि आ भाषा प्रैक्टिस होती है, और आ भाषा हमें हमें आनापान सती ध्यान से मिल सकती है, क्योंकि इन्होंने श्वास के बारे में बताया है, और इस आनापान सती से बहुत कुछ जागृत होता है। तो आह भाषा भी उसी में इंक्लूडेड है। तो ये बहुत खुशखबरी वाली बात है कि मैं आह भाषा को समझ पाई हूँ समझाने के लिए। और अभी एक ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं आता है, लेकिन हाँ अब मैं काफी हद तक चीजों को नोटिस करने लगी हूँ। कोई अगर बोलता है वो किस भाव से बोल रहे हैं, या कभी कोई ऐसा क्वेश्चंस आ गया, मतलब मेरे ऊपर कोई परिस्थिति आ गई, अगर मैंने रिएक्शन कर दिया, ऐसा नहीं, कभी कभी मैं रिएक्शन कर भी देती हूँ, और रिएक्शन करने के बाद मुझे बाद में एहसास होता है कि क्या करना चाहिए था, क्या मैं इससे बेहतर वो चीज कर सकती थी कि नहीं। तो वो और दिन मुझे परेशान ना करे, इसलिए मैं उस सिचुएशन को पलट के देखती हूँ, क्या मैं इससे बेहतर कर सकती थी, या कोई और रास्ता हो सकता था, या जो एक्शन किया वो सही था कि नहीं। तो मेरी वो आभाषा इंट्यूशन जो निकल रही है वो हो सकता है डेवलपमेंट में हो रहा हो, क्योंकि चीजों में अंतर तो आया है मेरी ओल्ड एनर्जी से और अब की एनर्जी में मेरा काफी चेंज है। अगर मैं पुरानी ओल्ड एनर्जी में जाती हूँ, किसी का कोई अगर कंप्लेन आ रहा है या मुझसे कोई कुछ अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहा है, अगर अगर वो ज्यादा मेरे से अटैच है, इमोशंस में है, सेकंड पर्सन इमोशंस में नहीं है, तो मैं 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा उसका साइड लेती हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे बात करते करते मेरे लिए फिर दोनों लोग इक्वल हो जाते हैं। और कौन सा बेस्ट रास्ता होता है? ऑब्वियस सी बात है, हम लोग का बेस्ट रास्ता क्या है? आनापान सती ध्यान।
तो बाद में मैं उस पॉइंट पे आ ही जाती हूँ कि आनापानसति करें, एनर्जी बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। और जब सामने वाला जो बात करता है तो थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे, तो मैं जान पाती हूँ कि वो किस एनर्जी का लेवल का है, तो उसको अच्छा मोटिवेट कर पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी तो ये थोड़ी थोड़ी आभाषा डेवलपमेंट में तो आ रही है ना, मतलब एकदम से कंप्लीट तो नहीं आ रही है, बट जो मेरा इंस्टीट्यूशन है, देखने का तरीका है, समझने का तरीका आ रहा है, मेरी आभाषा डेवलप्ड हो रही है। तो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे लास्ट में। एक बार हल्का सा मैं और पढ़ देती हूँ। कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए पीछे हटकर अपनी आंखों द्वारा आभाषा को काम करने देंगे तो हमें कुछ अलग दिखाई देगा, यानी कि जो मैंने बताया आपको। इस कमरे में आज यीशु की ऊर्जा देखने वाले लोग हैं, जो हो रहा है उसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और कह रही आभाषा हमारी चक्षु इंद्र द्वारा आ रही है। जो चीजें इतने दिनों से हम नहीं दिखाई दी हमें, अब वो दिखाई देने लगी है। वही आंख अब खुल रही है, दिव्य आभाषा हमारी आंखों द्वारा आ रही है। मतलब ये जो कवरुद्र बैठे हैं मीटिंग में, ये वहां की बात कर रहे होंगे, वहां पे यीशु मसीह की एनर्जी होगी। कुछ लोग उसको देख रहे होंगे, या हमारे आसपास जिस तरीके से एनर्जी है, अगर वो आप फील कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो आपकी आभाषा डेवलपमेंट में हो रही है, मतलब विकसित हो रही है वो। फिर कह रहे हैं नाक द्वारा जिस इंद्रिय से हम सूंघते हैं, करें वह एक अंतः प्रेरणा है, वह भी एक भावना है। जितना हम चाहते हैं उससे अधिक उसे उपयोग करते हैं। लेकिन जिस इंद्रियों से हम गंध सूंघते हैं वो बहुत सूक्ष्म है। हम केवल गंध नहीं सूंघते, ऊर्जा भी सूंघते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारा आभाषा का। सबसे ज्यादा मेन पार्ट हमारा नाक है, क्योंकि नाक से आनापान सति ध्यान होता है हमारा, श्वास से। तो उन्होंने इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट दे रखा है हमारे नाक को, कि हम स्मेल तो लेते ही हैं। कोई पर्सन अगर खड़ा भी है, तो अगर हम उसको ध्यान से सुने, महसूस करें, तो हमें उसकी श्वास से, उसके ठहर जाने से हम उसकी एनर्जी पता कर सकते हैं, क्यों, कि वो किस एनर्जी में है। तो कह रहे हैं कि आभाषा एक अंतर प्रेरणा होती है, जैसे आघ्रण इंद्रिय जैसी है। जैसे जैसे हम आगे उसको आने देंगे, वैसे वैसे हम विषयों को सूंघ सकते हैं। और हमारे मानव सामर्थ्य द्वारा एक जागरूकता भी मिलती है, यानी कि अवेयरनेस मिलती है। जब हम किसी तरह की परिस्थिति में होते हैं तो हमारे अंदर अंतः प्रेरणा महसूस होती है, मतलब कि हमें अंदर से एक इंट्यूशन फील होता है। और कह रहे हैं कि फिर हमारी नाक द्वारा एक न्यू अवेयरनेस मिलती है। कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए आप गहरी सांस लीजिए। मैं तो वैसे हमें प्रैक्टिस करने को बोल रहे हैं। एक गहरी सांस लीजिए। कह रहे हैं कि जिस नाक को हम केवल सांस लेने के लिए उपयोगी समझते हैं, वो उससे कई ज्यादा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में हिंट दिया था। कह रहे हैं कि जब हम एक गहरी सांस लेते हैं, तो भी हमें एक अलग से इंट्यूशन देता है वो। और कह रहे हैं कि इस टाइप के जो हम सांस लेते हैं, और जब इसकी प्रैक्टिस करते हो तो बहुत कुछ आप देख पाओगे। जाहिर सी बात है, अभी हम बहुत कुछ देख पा रहे हैं जब हम श्वास का प्रैक्टिस करते हैं। जब वो गहरी से एकदम शैलो शैलो होते, तो एकदम शून्य हो जाते हैं हम लोग, तो या कम से कम शांति थकान दूर हो ही जाती है। और अगर किसी अच्छी एनर्जी में, अच्छे डायमेंशंस में है, तो हम लोग कुछ अपने डायमेंशंस को भी देख लेते हैं। अब कह रहे हैं जीभ। जीभ के बारे में बता रहे हैं कि ये भी एक बहुत बेहतरीन हमारा है आभाषा को यूज करने के लिए। और कह रहे हैं कि इस तरह से आने वाले हमारे अंदर एक नया लेवल आता है जीभ के थ्रू। और ये स्वाद लेने के लिए नहीं है। कह रहे हैं कि कभी कभी हमें कुछ अच्छा भी नहीं लग सकता, अगर आपका टेस्ट बदल गया है खाने का और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो भी वो एक आभाषा की ही निशानी है। अब वो ये कह रहे हैं कि विषयों के प्रति वास्तव में एक नए तरीके की बुद्धि और जो अवेयरनेस पैदा होगी। और अब एक और लास्ट बचा हमारा स्पर्श। कह रहे स्पर्श के थ्रू भी हमारी आह भाषा आती है। हाँ, स्पर्श मुझे लगता है कि अगर आप ध्यानी हो चुके हैं और आपके अंदर कुछ अच्छी अच्छी पावर्स आ गई हैं, तो अगर वो वाला हाथ आपके ऊपर पड़ता है ना, जो फीलिंग आती है कि इसका हाथ कुछ अलग लगा, या खाने में एनर्जी बदल देता है, अगर आप फूड बना रहे हो, किसी के ऊपर हाथ रखते हो, जो आप सेंस कर पाते हो छूने के बाद, स्पर्श के बाद, तो दिस इट्स मीन्स कि आपकी आभाषा डेवलपमेंट में है। तो आज मैं यहीं पे खत्म करूंगी। और ज्यादा इन्होंने बहुत खास, जितना मुझे समझ में आया मैंने आई थिंक आपको बताया हुआ है। फिर आगे हम कल देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि मैं इसमें और क्या बेहतर बता सकती हूँ आपको। तो ठीक है, ओवर टू यू प्रिया।